हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए पाल कला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पाल कला के बारे में जान लेते हैं। तो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच बिहार और बंगाल में पाल एवं सेन के संरक्षण में बौद्ध तथा हिंदू दोनों धर्मों से प्रभावित कला की एक विशेष पाल शैली का विकास हुआ। यानी कब डेवलप हुआ था? 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बिहार और बंगाल के मेनली पाल एवं सेन शासक के संरक्षण में। हालांकि पहले भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का कला पहले नहीं था, ठीक है, लेकिन पाल जो वंश था उसके जो शासक थे वो इस कला को ज़्यादा प्रमोट किए, इसलिए इस शैली को जो है पाल कला के नाम से जाना जाता है। इसको कई भागों में बांटा जा सकता है। जो पाल कला है इसको मेनली 5 भाग में बांटते हैं। पहला है मूर्ति कला, जिसको इंग्लिश में स्कल्पचर बोलते हैं। मूर्ति कला, स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर, चित्रकला यानी पोर्ट्रेयल, भित्ति चित्र यानी मुराल पेंटिंग, और मृण मूर्तियाँ यानी टेराकोटा। तो 5 भाग में इसको बांटते हैं हम लोग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, पोर्ट्रेयल, मुराल पेंटिंग और टेराकोटा, यानी कि मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, भित्ति चित्र और मृण मूर्तियाँ। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, मूर्ति कला के बारे में पढ़ते हैं। तो पाल युग में जो है मूर्ति कला के एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। बुद्ध की अनेक मूर्तियां इस शैली में मिलती हैं। पाल शासन के समय नालंदा, बोधगया, कुकरीहार, उसके बाद फिर बोधगया, राजगीर, भागलपुर आदि स्थान मूर्ति कला के लिए फेमस हुए उस समय, है ना। यहाँ से मूर्तियाँ मिलती हैं और पत्थर एवं धातुओं की नई नई मूर्तियाँ यहाँ बनाई गई, जो अपनी सुंदरता के लिए आज भी फेमस है। आज भी मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेनली जो है इन मूर्तियों का निर्माण जो है उस समय के कलाकार धीमन और उनके पुत्र थे बिठपाल, उनके देखरेख में हुआ, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि इन मूर्तियों का निर्माण पालकालीन महान कलाकार धीमन और उनके पुत्र बिठपाल की देखरेख में हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म का ही मतलब कि मूर्ति मिलता है पाल कला में। उस काल में जो है बुद्ध के साथ साथ दूसरे भी हिंदू देवी देवता जैसे विष्णु हो गए, सूर्य हो गए, उसके बाद गणेश, इन लोगों की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। और नालंदा में जो है इसका प्रमाण मिला है, वहाँ पे धातु को गलाने और उसको सांचा में ढालने का प्रमाण मिला है ना। नालंदा में एक मंदिर संख्या 13 है। वहाँ पे जैसे आर्किटेक्चर लोग, जो भी इसके पुरातत्व विभाग के लोग हैं, उनके द्वारा नंबरिंग कर दिया जाता है कि कहाँ से मिला है। तो नालंदा में मंदिर संख्या 13 है, वहाँ से कुछ धातु गलाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं और उसको सांचा में ढाला जाता था, ऐसा पता चलता है। यानी पाल युग में जो कांस्य मूर्तियाँ थीं या प्रतिमाएँ थीं, सांचे में ढाली जाती थी, ठीक है। इसका नमूना जो है नालंदा और कुकरीहार जो गया जिला में पड़ता है, वहाँ से जो नमूना मिला है उससे हम लोग को पता चलता है। और नालंदा से जो नमूने प्राप्त होते हैं मुख्यतः राजा देवपाल के समय के हैं, जबकि जो कुकरीहार से जो मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं उसके बाद की हैं, है ना, उसके बाद की हैं। हालांकि दोनों का निर्माण शैली एक जैसा ही है। अब इस मूर्ति कला का थोड़ा विशेषता जान लेते हैं। तो मूर्ति कला जो मेनली बेसाल्ट पत्थर से बनाया जाता था, और ये बेसाल्ट पत्थर से बनाने का रीजन था कि आसपास के जो पहाड़े हैं संथाल परगना और मुंगेर जिला में, वहाँ से पत्थर आसानी से प्राप्त कर लिया जाता था, इसलिए इसका मतलब कि बेसाल्ट पत्थर से बनाया जाता था। ये जो मूर्ति है उसमें अग्रभाग को ज़्यादा दिखाया जाता था। अग्रभाग मतलब कि मूर्ति का जो आगे का पोर्शन है उसको ज़्यादा दिखाया जाता था, ठीक है। उसके अलावा जो है मूर्ति जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, ऐसा लगता है काफ़ी मैच्योर्ड वे में बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखें कि मूर्तिकार का जो क्या बोलते हैं, मूर्तिकार का जो कला था, है ना, उसका जो मतलब शिल्प बनाने का जो कला था काफ़ी परिपक्व था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लाइनिंग खींचा गया, जैसे मान लो मूर्ति में जो बाउंड्री वगैरह बनाया गया, उसका जो कोर बनाया गया है वो काफ़ी धार वाला बनाया गया, मतलब काफ़ी परफेक्ट वे में बनाया गया है ना। इसलिए इसमें जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं उनमें जीवन को, उनके प्रमुख घटनाओं को दिखाया जाता है, जैसे जन्म, प्रथम धर्मोपदेश, निर्वाण, ये सब को दिखाया जाता है। मूर्तियाँ जो है हाथ से अधिकांशतः बनाई जाती थी, ठीक है, और कुछ मूर्तियाँ कांसे की होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मूर्ति कला को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं स्थापत्य कला की ओर, आर्किटेक्चर की ओर। तो पाल वंश के जो शासक थे वो भी काफ़ी अच्छे निर्माता भी थे, है ना। नालंदा, विक्रमशिला, उसके अलावा उदंतपुरी, उसके अलावा फिर सोमपुरी में उनके द्वारा बौद्ध विहार और मठ बनवाए गए हैं, जिसका अवशेष आज भी है। मठों के निर्माण भिक्षुओं को रहने के लिए किया जाता था, है ना। ये जो आवास था योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था, जिसमें खुले आंगन के चारों ओर बरामदे बने थे। उसके अलावा कमरा इस तरीके से बनाया जाता था ताकि वहाँ पर लाइट और हवा की कमी न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। कमरा जो था मेनली 2 मंजिला बनाया जाता था और उनमें सीढ़ी का भी व्यवस्था किया जाता था,
ठीक है। पाल राजा का एक पाल राजा थे जिनका नाम था गोपाल। तो पाल राजा गोपाल जो थे वो नालंदा में बौद्ध विहार, सोमपुरी और उदनपुरी में मठ, उसके अलावा एक राजा थे महिपाल। तो महिपाल जो है काशी में बहुत सारे भवन और मंदिर का निर्माण कराए थे। वही धर्मपाल जो है विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाए थे। इसके अलावा और भी कई आर्किटेक्चर है, जैसे कहलगांव का गुफा मंदिर और विष्णुपद का जो मंदिर है, ठीक है, गया में जो विष्णुपद का मंदिर है उसका जो मंडप है ऊपर का अर्ध मंडप जो है उसको भी बनवाया गया था इनके द्वारा, पाल राजाओं के द्वारा ही, है ना। इसके अलावा सूरजगढ़ में एक इस तरह का बिल्डिंग है। तो ये जो है इसके आर्किटेक्चर के बारे में है, पाल शासक के आर्किटेक्चर के बारे में। यदि चित्रकला की बात किया जाए तो मेनली दो रूप से मिलता है। पाल कला में जो पाल शासक था उसका जो चित्रकला मिलता है दो रूप में मिलता है, एक है पांडुलिपि में और एक है दीवारों पर अंकित चित्र, है ना, पांडुलिपि के फॉर्म में और दीवार पे। तो देखा जाए तो जो पांडुलिपि जो मेनली है जिन पे चित्र बनाया गया है वो ताम्रपत्र पे बनाया गया है ना, मतलब कि जो चित्र बनाया गया है पांडुलिपि वाला वो ताम्रपत्र पे बनाया गया है। कुछ पांडुलिपि का नाम है इस काल का फेमस, मतलब कि इस ड्यूरेशन का, एक है अष्ट सहस्रिका, एक है पंचरक्ष, एक है प्रज्ञा परमिता। ये तीन नाम याद रखिएगा, अष्ट सहस्रिका, प्रज्ञा परमिता और पंचरस। ये चित्रकला में है, पांडुलिपि वाला जो चित्रकला है उसमें। और ये जो है आज मतलब कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखा है तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ के लाइब्रेरी में इसको रखा गया है, ठीक है। ये जो चित्र है इस मतलब ये जो पांडुलिपि है ये तीनों मिला करके 100 से ज़्यादा चित्र उस पांडुलिपि पे बना हुआ है। और इसमें दिखाया क्या गया है तो भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्यों को दिखाया गया है, ठीक है। और उसके अलावा जो महायान परंपरा में जो भगवान बुद्ध का पूजा किया जाता है ना, बौद्ध देवी देवताओं का, उनका चित्र किया गया है इस पे। देखा जाए तो इसका जो विशेषताएं हैं, जो पांडुलिपि चित्रकला की जो विशेषताएं हैं, नेपाल और बर्मा में जो चित्रकला उस समय की थी उससे सिमिलर होती है, उनसे एक मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा समानताएं मिलती हैं। इसमें जो पांडुलिपि में जो भी चित्र किए जाते हैं उनका अधिकांश संबंध जो है बौद्ध के वज्रयान शाखा से है। बौद्ध धर्म का विभिन्न शाखा है तो वज्रयान शाखा से ज़्यादा उसका संबंधित जो चित्र मिलते हैं उस पर। वही मठों के दीवार पर डिफरेंट चित्र बनाया गया है, इनमें लाल, नीले तथा उजले रंग का प्रयोग किया जाता था। और उसके अलावा जो है जो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर होते हैं, मतलब कि जो लाल है ना, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों कलर का भी प्रयोग किया जाता था और सेकेंडरी कलर का भी प्रयोग किया जाता था, मतलब इन तीनों का मिक्सचर जो कलर होता है उसका प्रयोग किया जाता था। अब आते हैं भित्ति चित्र के बारे में। तो इसी चित्रकला में जो था एक था भित्ति चित्र, यानी कि मुराल पेंटिंग, दीवार पे जो पेंटिंग किया जाता था, ठीक है। तो नालंदा जिला में इसका अवशेष मिला है, नालंदा जिला के सराय स्थल से प्राप्त किया गया है। और यहाँ ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए एक बड़े चबूतरे के नीचे कुछ ज्यामितीय आकार के फूलों की आकृतियाँ और मनुष्यों तथा पशुओं का चित्रण किया गया है, ठीक है। वहाँ पे जो बनाया गया है चित्र उसमें क्या क्या है तो हाथी है, घोड़ा है, उसके अलावा नर्तकी का चित्र है, उसके अलावा बोधिसत्व का चित्र है। और ये जो चित्र यहाँ पे बनाया गया है इसमें मेनली अजंता और बाघ की जो गुफा है वहाँ की जो चित्र की शैली है उससे प्रभावित ऐसा लगता है ये जो चित्र है। मृदभांड कला की बात करें, यानी कि टेराकोटा की बात करें, तो पाल कला में जो है मृण मूर्तियों का निर्माण भी जो है काफ़ी सुंदर तरीके से किया जाता था। मृदभांड के सुंदर और कलात्मक रूप काफ़ी अच्छे से देखे जा सकते हैं। जैसे विक्रमशिला महाविहार जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें इस तरीके का देखने को मिलता है। मृण मूर्तियाँ जो थी वो दीवारों पर सजावट के लिए बनाई जाती थी, ठीक है। और इनमें जो है धार्मिक तथा सामान्य जीवन के मतलब कि अर्थात लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि की झलक मिलती है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें जो है धार्मिक प्रभाव जो है उतना ज़्यादा नहीं दिखता है, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध, बोधिसत्व, तारा आदि की प्रस्तुति बौद्ध धर्म के और विष्णु आदि वराह, अर्धनारीश्वर, सूर्य और हनुमान की प्रस्तुति हिंदू धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। यानी पाल कला पे जो है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का प्रभाव समान रूप से, लगभग समान रूप से रहा है, ठीक है। और एक तख्ती मिला है, तख्ती कहने का मतलब कि एक ऐसा बना हुआ है टेराकोटा का जिसपे एक स्त्री बैठी हुई है ना, एक उस मतलब कि एक तख्ती पे एक स्त्री को बैठे हुए दिखाया गया है। एक हाथ में वो आईना ली हुई है और खुद को देख रही है ना, और दूसरे हाथ में से जो है उससे सिंदूर लगा रही है। तो इस तरीके का एक मूर्ति मिला है। तो इससे दिखाई मतलब इससे पता चलता है कि उस समय कला जो है कितना ज़्यादा डेवलप था, ठीक है। उसका जो चेहरा है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है।
उसमें। तो कहने का मतलब है कि पाल कला में जो टेराकोटा था, टेराकोटा का जो फिगरिन वगैरह बनाया जाता था वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इस कला का अंत कैसे हो गया, तो 13वीं शताब्दी के बाद जो है कुछ मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पे जो आए है ना, उनके द्वारा बौद्ध मठों का विनाश किया गया और पाल कला जो है उसके बाद खत्म हो गया। कुछ जो मठवासी थे और कलाकार जो थे वो नेपाल चले गए और वहाँ पे जाके इस कला को प्रमोट किए, तो वहाँ मतलब कि कुछ दिन तक और चला। ठीक है, नेपाल में इसका अवशेष मिलता है, पाल युग के जो कलात्मक अवशेष हैं नेपाल में मिलता है। उसके अलावा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, उसके कला भवन जो काशी, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका, यहाँ पे जो है पाल कला का जो अवशेष है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये था पाल कला के बारे में। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि पाल कला में क्या क्या था। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में पाल कला का जो है, पाल राजा और सेन राजाओं के संरक्षण में बौद्ध तथा हिंदू दोनों धर्मों से प्रभावित कला का एक विशेष शैली है ना। सबसे पहले पाल कला है क्या उसके बारे में जाने। उसके अलावा जो है, लेकिन पाल शासक जो थे इसको ज़्यादा प्रमोट किए, इसलिए इसको पाल कला के नाम से जाना जाता है। इसको 5 भाग में बांटा जाता है: स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला, चित्रकला, भित्ति चित्र और मृण मूर्तियाँ, है ना। यदि मूर्ति कला की बात किया जाए तो इसमें कई मूर्तियाँ जो है काफ़ी एक अलग शैली में बना हुआ है, जो हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो नालंदा, बोध गया, राजगिरी, भागलपुर, इन सभी जगहों से मिलता है। और मेनली इसमें 2 कलाकार का नाम याद रखिएगा, धीमन और बिठपाल। धीमन के पुत्र का नाम था बिठपाल, और ये दोनों जो थे ये तिब्बत से आए हुए कलाकार थे, धीमन और बिठपाल। इसमें जो है बुद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं यानी कि विष्णु, सूर्य, गणेश, ये सब की ही मूर्तियाँ मिलती हैं। नालंदा से जो है हम लोग को प्रमाण मिला है कि यहाँ पे धातु को गलाया जाता था, उसको साँचा में ढाल करके मूर्तियाँ बनाया जाता था। ठीक है, कांसा का मूर्तियाँ मेनली, कांसा का मूर्तियाँ भी उधर मतलब उस जमाने का मिला है। ठीक है, और देखा जाए तो जो देवपाल मतलब कि जो मूर्तियाँ मिलती थी नालंदा से मिली हैं। ठीक है, मेनली राजा देवपाल के ज़माने की हैं। ठीक है, मूर्ति की विशेषता की बात किया जाए तो मूर्ति मेनली बेसाल्ट, काले बेसाल्ट पत्थर से बनाया जाता था। ये बेसाल्ट पत्थर कहाँ से आता था, तो संथाल परगना और मुंगेल जिला के पहाड़ियों से आता था। मूर्तियों में अग्रभाग को ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है, काफ़ी मैच्योर वे में इन मूर्तियों को बनाया गया है। बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई तो उसमें उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में दिखाया जाता है, जैसे उनका जन्म, मृत्यु, ये सब के बारे में दिखाया जाता है। और अधिकांशतः मूर्तियाँ हाथ से बनाई जाती थी, है ना। अब आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो उस समय नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये सब जगहों से बौद्ध विहार और मठ के अवशेष मिलते हैं। इनका निर्माण मेनली बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए किया जाता था। काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। इसमें आंगन के चारों ओर बरामदा होता था, कमरा में प्रकाश का व्यवस्था होता था, हवा का कमी न हो इसका भी ध्यान रखा जाता था। और 2 मंजिला बनाए जाते थे जो भी कमरा होता था। सीढ़ी का व्यवस्था किया जाता था। जो पाल राजा गोपाल थे, है ना, गोपाल जो राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था बौद्ध विहार नालंदा में, सोमपुरी में, अदंतपुरी में मठ बनवाया गया था। वहीं महिपाल के द्वारा काशी में बनवाया गया था, डिफरेंट बिल्डिंग और मंदिर वगैरह बनवाया गया था। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला बनवाया गया था, है ना। चित्रकला में मेनली 2 पार्ट में बांटते हैं: पांडुलिपि के चित्र और दीवारों पर अंकित चित्र। पांडुलिपि में 3 पांडुलिपि काफ़ी फेमस है: अष्टसहस्रिका, प्रज्ञा परमिता और पंचरक्ष। ये तीनों जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रखे गए हैं। इन पांडुलिपि पे 100 से ज़्यादा चित्र अंकित किया गया है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कलर का यूज किया जाता था। और नेपाल और बर्मा की चित्रकला से काफ़ी समानताएं मिलती हैं। वहीं भित्ति चित्रकला की बात किया जाए तो नालंदा के सराय स्थल से इसका प्राप्त किया गया है। वहाँ पे क्या है, तो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ एक बड़ा चबूतरा था, उसके नीचे में कुछ ज्यामितीय आकार के फूल की आकृति और मनुष्य तथा पशुओं का चित्रण किया गया है ना, जिसमें मेनली हाथी, घोड़ा, नर्तकी और बोधिसत्व ये सब का चित्र बनाया गया है। टेराकोटा की बात किया जाए तो टेराकोटा में डिफरेंट मतलब कि इस समय धार्मिक और सामान्य जीवन के लोग मतलब रहने का जो तरीका है, यानी खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, ये सब के मूर्तियाँ बनाई जाती थी। एक काफ़ी फेमस मूर्ति है जिसमें एक तख्ती पे एक स्त्री बैठी हुई है, एक हाथ में आईना ली हुई है और एक हाथ में सिंदूर लगा रही है। और ये जो बनाया गया है टेराकोटा का, वो काफ़ी अच्छे मैच्योर वे में बनाया गया है। तो ये था पाल कला के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि पाल कला से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है ना, कि जैसे एक क्वेश्चन आया था 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पाल कालीन स्थापत्य और मूर्ति कला की मुख्य विशेषता बताइए। तो हम मेनली स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर और मूर्ति कला के बारे में उसमें बताएंगे। उसके बाद है कि पाल कला की प्रधान विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन पाल मतलब कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आते रहे हैं पहले के वर्षों में। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।